हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करेंगे अवेक स्पाइन सर्जरी के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अवेक ब्रेन सर्जरी के ऊपर। तो एक दो व्यूवर्स ने उसके ऊपर थोड़ा सा पूछा था कि क्या ब्रेन सर्जरी के अलावा भी कोई सर्जरी हम ऐसे इस तरीके से जो कि मेजर सर्जरी है, लेकिन क्या अवेक एनेस्थीसिया या विदाउट एनेस्थीसिया के हम कर सकते हैं कि नहीं। तो अवेक स्पाइन सर्जरी एक और प्रोसीजर है जो कि हम लोगों ने अवेक किया है। और नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि 99% केसेस ऑफ स्पाइन सर्जरी जो होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया या पूरा बेहोश करके किए जाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा वीडियो वो अपलोड करने की, ये इसके अंदर पेशेंट्स का कुछ खास प्रॉब्लम्स थी, कार्डिक प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया देने में पेशेंट को काफ़ी रिस्क था। तो उसके अंदर हमने फील्ड ब्लॉक देके या रीजनल एनेस्थीसिया देके ही ये ऑपरेशन किया है और पेशेंट वॉज टोटली कॉन्शियस। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। This is awake vertebroplasty we are doing in Bengal Fifth Hospital. This patient is 70-year-old male presented with osteoporosis and back pain in the back. Orthopedician has seen the patient and decided for vertebroplasty. But because of cardiac issue, because of poor cardiac tolerance, we have decided to do it in awake anesthesia. That is under local anesthesia. Now you can see we are doing vertebroplasty and patient is awake. I am asking patient his name. नाम की अपना बोलो तो. You can see patient is talking. Patient is totally awake, and still we are doing vertebroplasty. So this is one procedure we want to convey to the public that we can do this procedure without anesthesia also. हाँ जी, तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा होगा कि सर्जन मतलब हथौड़ी से एक तरीके से ठोक भी रहे हैं, बट पेशेंट इज़ स्टिल पेन फ्री। पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है। जब मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम भी बताया, हालांकि वो शायद मोबाइल के उसमें ऑडियो साउंड में इतना अच्छे से सुनाई नहीं दिया, बट पेशेंट वॉज टोटली कॉन्शियस एंड फॉलोइंग कमांड। तो इस तरीके के प्रोसीजर्स के अंदर अगेन हमें वही सारे फ़ायदे होते हैं जो कि अवेक ब्रेन सर्जरी में होते हैं, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस होते हैं तो वो खुद अपना जो आपको जैसा कि पता होगा कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे पाँव तक आपकी नर्व्स जो जाती हैं, जो कि एक हमको डर होता है कि जब आप स्पाइन सर्जरी या ब्रेन सर्जरी जब करते हैं कि आप कोई गलत जगह पे आप किसी शरीर के या ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के गलत हिस्से को नुकसान ना पहुंचा दे, जिसकी वजह से उसका पाँव का सेंसेशन चला जाए या पैरालिसिस हो जाए। मतलब जो कि अनटुवर्ड कॉन्सिक्वेंसेस जो होती है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट हिमसेल्फ वर्क एज ए मॉनिटर। उससे हम बीच बीच में पूछते रहते हैं कि पाँव उठा के दिखाइए, हाथ उठा के दिखाइए, है ना। और ऑब्वियसली इसके लिए जो जनरल एनेस्थीसिया की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है वो तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी होती। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की पुरानी हिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं बहुत ही मिनिमम मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन ही जितना काम हो सके हम वो सब कुछ कर सकें। तो ये इसका फ़ायदा है। साथ ही जब पेशेंट कॉन्शियस होता है तो पोस्ट ऑपरेटिव उसको एनपीएम या भूखा रखने की हमको ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट की जो एनेस्थीसिया से रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक्चुअली जब पेशेंट एनेस्थीसिया में होता ही नहीं है तो रिकवरी का सवाल ही नहीं। तो मतलब साथ के साथ पेशेंट मतलब हाथ पांव हिला सकता है, बैठ सकता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। जो प्रिकॉशंस जो इसके अंदर हमको लेना होता है, अगेन सेम प्रिकॉशंस जो कि अवेक ब्रेन सर्जरी में जैसे मैं चाहूँगा कि आप वो भी एक बार वीडियो ज़रूर देखें कि जो कि उसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं कि एक तो सर्जिकल टाइम आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल टाइम अगर लंबा होगा तो फिर पेशेंट एक्चुअली लेटे लेटे ही परेशान हो जाता है। उसको पेन तो नहीं होगा, बट देन वो बोलेगा मेरा कंधा दर्द कर रहा है, या मुझे इस तरफ करवट लेनी है, इधर करवट लेनी है, या पेशाब करने जाना है, या पानी पीना है, वटेवर। मतलब कि एक सेम पोजीशन के अंदर काफ़ी देर तक अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा अगर आप पेशेंट को रखते हैं तो वो खुद वैसे ही परेशान होने लगता है।
दूसरी चीज़ इसके अंदर सर्जन का स्किल और सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एनेस्थेटिस्ट को पता होना चाहिए कि सर्जिकल फील्ड कितना बड़ा होगा, किस किस जगह पे आपके एनेस्थीसिया का या रीजनल ब्लॉक का इफेक्ट आना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के बीच में, और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि पेशेंट के भी पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगने वाला है, कितनी देर उसको एक ही पोजीशन में लेटना है, कितनी देर उसको हिलना डुलना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि आप अपना एनेस्थीसिया, रीजनल ब्लॉक या फील्ड ब्लॉक, वटेवर जो भी आप लोकल एनेस्थीसिया जो भी आप प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से आप प्लान कर सकें। थर्ड चीज़, पेशेंट का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता तो दर्द ना होने पे भी पेशेंट इधर उधर हिल सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर पेशेंट हिल जाता है तो उसके बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पेशेंट को आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है कि हम आपको पूरा बेहोश नहीं करेंगे, हम आपको केवल सुन्न करने का इंजेक्शन लगाएंगे या केवल उसी जगह को बेहोश करेंगे जिस जगह ऑपरेशन होना है। तो आपको हिलना बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेशेंट मुँह से बताए, बट हिलना बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जस्ट एक आप लोग की अवेयरनेस के लिए है कि ब्रेन सर्जरी के अलावा भी हम लोग स्पाइन सर्जरी भी अवेक में करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बट देन दे आर, जो मुझे पर्सनली लगता है कि वो काफ़ी सभी लोगों को पता है। जो अनकॉमन प्रोसीजर्स जो मुझे लगा कि आप लोगों की जानकारी में होने चाहिए, तो मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। और अगर इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।